ये बस एक अविश्वसनीय पैमाना है। बस हैरान रह जाओ, तुम रुक सकते हो, ये स्लाविक विनाश है। पिछले 7 दिनों में व्लादिमीर पुतिन ने एक सहयोगी, एक तानाशाह और एक पक्का समर्थक खो दिया। बेलारूस के तानाशाह लुकाशेंको ने क्रेमलिन की सीधी मांग का सार्वजनिक रूप से विरोध किया। फिर हमारे पास सर्बिया के राष्ट्रपति हैं, जो यूरोप में रूस के आखिरी बचे दोस्तों में से एक हैं, जिन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। और निश्चित रूप से वे पश्चिमी लोग जिन्होंने रूस को एक पश्चिमी आदर्श स्थान मानकर वहां जाकर बसने का फैसला किया था, अब सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि उनके साथ झूठ बोला गया था। जिस व्यवस्था के पीछे पुतिन छिपते हैं वह अब टूटने लगी है। शुरुआत करते हैं उसी रूसी कमांडर से जिसके बारे में पिछली वीडियो में चर्चा की थी, जो विद्रोह की धमकी दे रहा था। हमारे पास उसका अपडेट है और आप लोग समझ गए होंगे कि वो क्या है। अगर आपने पिछले हफ्ते हमारी वीडियो देखी थी तो आपको याद होगा अलेक्जेंडर लूनिन, जो पूर्व बटालियन कमांडर है, उन्होंने एक वायरल वीडियो में पुतिन से मांग की थी कि क्रेमलिन फ्रंटलाइन की स्थिति सुधारे, वरना सैन्य विद्रोह होगा। ये उनके ठीक ठीक शब्द थे। उस वीडियो को 50 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया। अब क्रेमलिन ने जवाब दिया, पर उम्मीद के मुताबिक नहीं। लूनिन को क्रेमलिन पहुंचने और पुतिन से मिलने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। और रूसी न्यायपालिका की वेबसाइट के अनुसार, यानी ये वह कोर्ट वेबसाइट है जहां आप किसी का भी नाम देख सकते हैं, उन्हें चरमपंथी प्रतीकों, खासकर नाजी प्रतीकों को दिखाने के लिए दोषी ठहराया गया है। हमें बस इतना पता है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया, सुनवाई हुई और कोई फैसला सुनाया गया, लेकिन वो फैसला क्या था ये स्पष्ट नहीं है। हमें नहीं पता कि उन्हें क्या सजा मिल रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अदालत इसे सार्वजनिक रूप से बताने से इनकार करती है। जब रूसी पत्रकारों ने अदालत से जानकारी मांगने के लिए संपर्क किया तो उन्होंने बस इतना कहा, देखिए, हम इस बारे में सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करते, तो आप लोग इसका जो भी मतलब निकालना चाहे निकाल सकते हैं। अब आइए एक अलग विश्वासघात पर ध्यान दें, जिसका पुतिन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खासकर बेलारूस से सामना करना पड़ रहा है। करीब एक हफ्ते पहले वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसकी रिपोर्ट दी थी। रूस बेलारूस पर यूक्रेन युद्ध में नया मोर्चा खोलने का दबाव बना रहा था। खासकर क्रेमलिन चाहता था कि बेलारूस 3 काम करे। रूस को बेलारूसी क्षेत्र से ड्रोन लॉन्च करने की अनुमति देने से उत्तरी खतरा बढ़ता है और यूक्रेन को पूर्वी मोर्चे से सैनिक हटाने पड़ते हैं। दूसरा, नाटो देशों के खिलाफ उकसावे की कार्रवाइयों के लिए अड्डा बने। तीसरा, शायद बेलारूसी सैनिकों को युद्ध में भेजे। पुतिन ने कहा कि बेलारूस रूस पर आर्थिक रूप से निर्भर है, इसलिए लुकाशेंको को रूस की बात माननी होगी, नहीं तो उसकी सत्ता चली जाएगी। अब यही वो समय था जब यूक्रेन ने अपनी खुद की कूटनीति शुरू की और उन्होंने ये पर्दे के पीछे करना शुरू किया। बेलारूस को साफ बता दिया गया कि युद्ध में शामिल होने पर लुकाशेंको को भी नुकसान होगा। यूक्रेन के पास ऐसे ड्रोन हैं जिन्हें रूस भी नहीं रोक सकता। बेलारूस उसका मुकाबला कैसे करेगा? और सोचिए, ये सच में काम कर गया, क्योंकि लुकाशेंको अंतर्राष्ट्रीय टीवी पर आ गए। उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार से बात की और ऐसे सवालों के जवाब दिए जिनके जवाब देने की शायद क्रेमलिन को उनसे उम्मीद नहीं थी। सबसे पहले उन्होंने खुलकर कहा कि अगर यूक्रेन बेलारूस पर वैसे ही हमला करना शुरू कर देता है जैसे वे रूस पर कर रहे हैं, तो सोचिए क्या होगा। बेलारूस के पास कोई मौका नहीं है। सुनिए। पिछले कुछ हफ्तों में बेलारूस मीडिया में काफी चर्चा में रहा है, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने चेतावनी दी है कि रूस बेलारूस से यूक्रेन पर नया हमला शुरू करने की योजना बना रहा है। क्या पुतिन ने आपसे इस पर चर्चा की है? क्या वे बेलारूस से नया मोर्चा खोलने का दबाव बना रहे हैं? हाँ, हमने ये मुद्दा पुतिन से चर्चा किया था, पर जैसा मीडिया दिखाता है वैसा नहीं था। हमने अक्सर राष्ट्रपति पुतिन के साथ इस बारे में बात की है कि यूक्रेन में युद्ध का बेलारूस में फैलना अस्वीकार्य है। सबसे पहली और सबसे अहम बात, बेलारूस युद्ध में नहीं उतरना चाहता। सैन्य दृष्टिकोण से बेलारूस कमजोर है। अगर यूक्रेन बेलारूस पर उसी तरह हमला करना शुरू कर देता है जैसे वो रूस पर करता है, क्योंकि यूक्रेनी सशस्त्र बलों के लिए बेलारूस उनकी सीधी पहुंच में है और हम समझते हैं कि हमारी सभी लॉजिस्टिक्स और उत्पादन सुविधाएं हमले की चपेट में आ सकती हैं। और वैसे भी यूक्रेन ने कहा है कि उसके पास पहले से ही बेलारूस के क्षेत्र में 500 लक्ष्य हैं। ये कोई पागलपन भरा दावा नहीं है। सोचिए, मुझे यकीन है बेलारूस के एयर डिफेंस
अब मास्को भेज दिए गए हैं ताकि पुतिन और उनके साथियों की सुरक्षा हो सके। इसका मतलब है कि बेलारूस, जिसके पास पहले से ही ज्यादा एयर डिफेंस नहीं थे, अब शायद और भी कम हो गए हैं, सामान्य से भी कम। साथ ही उनके पास रूस यूक्रेन युद्ध से उपजे ड्रोन युद्ध का अनुभव नहीं है। यूक्रेन पिछले 4 साल से इसमें माहिर है और रूस को उसी में हरा रहा है। बेलारूस के पास मौका नहीं है। इंटरव्यू यहीं खत्म नहीं हुआ। लुकाशेंको बोलते रहे और हालात और खराब होते गए। अगले हिस्से में वह मूल रूप से कहते हैं कि रूस ने कभी भी बेलारूसी क्षेत्र का इस्तेमाल यूक्रेन पर हमला करने के लिए नहीं किया, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर युद्ध बढ़ता है तो रूस बेलारूस की रक्षा नहीं कर सकेगा। सुनिए। बेलारूसी लोग युद्ध नहीं चाहते। बेलारूसी लोगों ने पिछले युद्धों में बहुत दुख झेला, कई आम नागरिक मारे गए। और तीसरी बात, अगर रूस बेलारूस के क्षेत्र से कीव पर हमला करता है तो रूस के लिए और इसी तरह बेलारूस के लिए भी मोर्चा 1500 किलोमीटर तक फैल जाएगा, जो बेलारूसी, रूसी और बेलारूसी यूक्रेनी सीमाओं के साथ होगा। हम सीमा के इस हिस्से की रक्षा नहीं कर सकते, खासकर अगर नीटो सशस्त्र बल, नीटो सैनिक और वे देश जो यूक्रेन का समर्थन करते हैं अपने सैनिकों को यूक्रेनी क्षेत्र में तैनात कर दें। अब जाहिर है, जैसा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, जेलेंस्की ने लुकाशेंको द्वारा किए गए सभी दावों का जवाब दिया और ये रहा, देखिए। युद्ध शुरू होते ही मिसाइलों ने हमें निशाना बनाया, जिसमें बच्चों बड़ों की जान गई। लुकाशेंको को ये पता है, बेलारूस से कई मिसाइलें दागी गई थीं। उस समय उन्होंने यूक्रेन को फोन कर माफी मांगी और कहा कि यह उनके नियंत्रण में नहीं था। मुझे इस पर विश्वास नहीं, लेकिन यही पहले कहा। अब रूस उन्हें युद्ध में और आगे धकेलता रहेगा। अब वो समझता है कि यूक्रेन जवाब देगा। अब स्थिति 2022 जैसी नहीं है और यूक्रेन पश्चिमी साझेदारों के बिना भी पलटवार कर सकता है। पुतिन भी ये सीख रहे हैं। चलिए बयान पर बढ़ते हैं। अतिरिक्त शब्दों की जरूरत नहीं। उसके संचार टावरों पर रिट्रांसमीटर है। उसके क्षेत्र में यूक्रेन से लगते 2 क्षेत्रों में ऐसे उपकरण हैं जो हमारे लोगों पर होने वाली गोलाबारी को निर्देशित करते हैं। उसे ये उपकरण हटाने चाहिए। मुझे लगता है उसके लिए यह 1 हफ्ता काफ़ी है, क्योंकि हर दिन नागरिक मारे जा रहे हैं और बच्चे घायल हो रहे हैं। अगर वह नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। अब मैं जेलेंस्की के कहने का मतलब समझाता हूँ। पिछले 4 सालों में यूक्रेन ने रक्षा तंत्र और रूसी ड्रोन से लड़ने के लिए सिस्टम बनाए हैं और उन सिस्टम्स में से बहुत सारे, आप जानते हैं, पूर्वी सीमा पर स्थित है, यानी रूस से लगी सीमा पर। इस रणनीति के जवाब में रूस अब बेलारूसी सीमा से ड्रोन भेज रहा है ताकि वे यूक्रेन में गहराई तक जा सकें और सीमा में प्रवेश कर सकें। तो वे क्या करते हैं कि वे ड्रोन को रूस से लॉन्च करते हैं। फिर ड्रोन नीचे उड़ता है, बेलारूसी सीमा के साथ साथ उड़ता है, बेलारूस की सीमा के अंदर ही रहता है और फिर अचानक मुड़कर यूक्रेन के किसी शहर पर हमला करने के लिए चला जाता है। इसके अलावा वहाँ पर रिट्रांसमीटर भी हैं, जो मूल रूप से कुछ रेडियो तकनीक है जो रूस को ड्रोन के साथ बेहतर तरीके से संवाद करने में मदद करती है। तो अगर यूक्रेन सिग्नल को जाम करने की कोशिश कर रहा है या ऐसा कुछ कर रहा है, तो ये रिट्रांसमीटर मूल रूप से उस ड्रोन के जाम होने की संभावना को कम कर देते हैं, क्योंकि ये ड्रोन के ज्यादा करीब होते हैं। इस तरह रूस को ड्रोन पर ज्यादा नियंत्रण मिलता है। अब जेलेंस्की कह रहे हैं कि अगर आप यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं तो इन तकनीकों को हटाएं ताकि रूस बेलारूस से यूक्रेनी नागरिकों पर हमला न कर सके। अब लुकाशेंको ने इस अनुरोध का जवाब दिया, जो हमें रूसी मीडिया से पता चला। लोग इस पर काफी हंगामा कर रहे हैं। उस जवाब पर जाने से पहले मैं आपको लुकाशेंको को जेलेंस्की से माफी मांगते दिखाना चाहता हूं, क्योंकि बिना माफी उनके लिए सत्ता में रहना मुश्किल है। सुनिए। उन्होंने मुझे धमकाना शुरू कर दिया। मुझे जवाब देना पड़ा। अगर व्लादिमीर अलेक्जेंड्रोविच को बुरा लगा हो तो मैं उन शब्दों के लिए उनसे माफी मांगता हूं। शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आखिर वो युद्ध में है। मुझे इतनी कठोरता से नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन दूसरी ओर उन्हें यह समझना चाहिए कि हम अक्सर कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए इंसान को और अधिक सावधान और सतर्क रहना चाहिए। वह बहुत अच्छी तरह समझते हैं।
मैं एक बार फिर जोर देता हूं कि बेलारूस से और खासकर मुझसे किसी भी सैन्य कार्रवाई की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। युद्ध के शुरुआती दिनों से ही मैंने सुझाव दिया था कि समझौता कैसे किया जाए और शांति कैसे स्थापित की जाए। अब ये कोई खोखला माफीनामा नहीं था और मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा मतलब क्या है। जैसे ही ये इंटरव्यू प्रसारित हुआ और जैसे ही जेलेंस्की ने अपनी मांग रखी कि अरे इन रिट्रांसमीटरों को हटा दो, बताइए क्या हुआ। रूसी सैन्य ब्लॉगर्स ने पुष्टि की है कि बेलारूस ने रूसी टेलीकॉम कंपनी MTS का संचालन बंद कर दिया है, जिसकी वहां इंफ्रास्ट्रक्चर है। और आप मान सकते हैं या कह सकते हैं, एक समझदारी भरा अनुमान लगा सकते हैं कि रूस इस तकनीक, इस कंपनी का इस्तेमाल अपने ड्रोन को बेहतर तरीके से नियंत्रित करने के लिए कर रहा था। अब रूस की मुश्किलें बढ़ेंगी और यूक्रेन को ड्रोन हमलों से बचना आसान होगा। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, ये खबर रूसी युद्ध ब्लॉगर्स से आ रही है और उनके पास यूक्रेन को अच्छा दिखाने के लिए झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। उनके पास बेलारूस को बुरा दिखाने के लिए भी झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। ये युद्ध ब्लॉगर्स नाराज हैं क्योंकि वे इसे पुतिन और रूस का अपमान और रूस के प्रभाव में कमी का सबूत मानते हैं, वो भी अपने ही प्रभाव क्षेत्र में। देखिए वे कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हमारे क्रेमलिन के बूढ़े समर्थक इस पर क्या सोचते हैं? हमारा सहयोगी हमारे MTS को बंद कर देश से धोखा कर रहा है। तुम बूढ़े क्रेमलिन के गुलाम, बस रिटायर हो जाओ और युवाओं को मौका दो। बेलारूस रूस के सामने अडिग है। यह याद रखे कि लुकाशेंको सत्ता में रहने के लिए रूस पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं। मुझे लगता है रूस उन्हें सस्ती गैस और पैसे से मदद करता है, तो वह इसका सामना कैसे करेंगे? पुतिन के पास अब भी दबदबा है। लुकाशेंको तो मेरे जन्म से भी पहले से सत्ता में है। वह 1994 से उस देश के तानाशाह हैं, जो काफी लंबा समय है। वह अच्छे इंसान नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह बेवकूफ हैं। उन्हें कम से कम राजनीतिक रूप से काम करना आता है। उन्हें पता है कि अगर आप एक मददगार खो देते हैं तो आपको दूसरा ढूंढना पड़ेगा, और वही वो कर रहे हैं। देखिए, वह हाल ही में बीजिंग जाकर कई दिन वहां रहे और शी जिनपिंग से मिले। बैठकों के बाद बीजिंग ने बयान जारी किया कि चीन बेलारूसी संप्रभुता की रक्षा का समर्थन करता है। अब मुझे यकीन है कि यह बयान यूक्रेन को बेलारूस के अंदर किसी भी हमले से रोकने के लिए दिया गया है, लेकिन मुझे लगता है असली संदेश लुकाशेंको की तरफ से मॉस्को को भेजा गया है। संदेश काफी साफ है। अगर रूस लुकाशेंको की सरकार को फंडिंग बंद करता है तो चीन आगे आने के लिए तैयार है। चीन भले ही आर्थिक चुनौतियां हों, रूस से कहीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। बेलारूस को हर साल कुछ $100 मिलियन मिलना कोई खास बात नहीं। खैर, CCP के लिए ये शायद सिर्फ एक नगण्य रकम है। पुतिन को ये ध्यान रखना होगा। अब पुतिन के एक और सहयोगी को सर्बिया में इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले जल्दी से हमारा मीम सेगमेंट देख लेते हैं। आप लोग नियम जानते हैं। अगर आपको मीम पसंद आया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, और अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो नीचे दिए गए लाइक बटन को दबा दें। ये वाकई में हमें एल्गोरिदम में मदद करता है। आज के मीम्स थोड़े एडल्ट हैं, इसमें सिर्फ शब्दों का फर्क है, गलत कुछ नहीं। पहला असल में मीम नहीं, बल्कि एक रूसी युद्ध ब्लॉगर के शब्द है जो मॉस्को और क्रीमिया की स्थिति समझा रहे हैं और कह रहे हैं, दोस्तों यही स्थिति है, हम बार बार धोखा खा रहे हैं और बस सह रहे हैं। ये मजेदार है, ये असल में मीम नहीं। मुझे लगता है उसने सच में ये कहा था। अगले क्लिप में मॉस्को जलता है, रूसी रिफाइनरियां आग में हैं। फिर किसी ने रूसी शब्दकोश से एक शब्द साझा किया। क्या आप जानते हैं रूस में अराउंड एंड फाइंड आउट के लिए एक ही शब्द है? शायद मैं गलत बोलूं, लेकिन वो है दोबियो बिवलास। मुझे नहीं पता कि मैंने इसे सही कहा या नहीं, लेकिन उम्मीद है आप लोग इसे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब इससे मुझे जर्मन शब्द की याद आ गई जिसे मैं उच्चारित नहीं कर सकता, शैडन फ्रॉइडे, जिसका मतलब है कि कोई व्यक्ति किसी और की बदकिस्मती में खुशी महसूस कर रहा है। और मुझे लगता है कि इस चैनल को देखने वाले बहुत से लोग पुतिन की बदकिस्मती में खुशी महसूस कर रहे हैं। वैसे मैं खुद भी इसमें शामिल हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण शब्द है जिसे सीखना चाहिए। आइए अब अपना ध्यान फिर से गंभीर विषयों पर लगाते हैं। अब इससे पहले कि हम सर्बियाई राष्ट्रपति के इस्तीफा देने के लिए मजबूर होने की बात करें, आइए पुतिन के सबसे बड़े सहयोगी चीन और शी जिनपिंग के बारे में बात करते हैं। सोचिए, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी देख रही है कि युद्ध किस ओर जा रहा है। अब चीन पुतिन से जोर देकर कह रहा है कि फिर से बातचीत शुरू कर युद्ध खत्म करे।
यहाँ स्पष्ट होना जरूरी है, चीन चाहता है युद्ध जारी रहे क्योंकि उसे इससे फायदा मिल रहा है। चीन दोनों पक्षों यूक्रेन और रूसियों को ड्रोन बेच रहा है। इसके अलावा चीन को रूसी तेल पर जबरदस्त छूट भी मिल रही है। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में कहा था, अब कई पारंपरिक रूसी सहयोगी चीन को बड़े भाई की तरह देख रहे हैं। तो चीन लगभग हर मोर्चे पर फायदा उठा रहा है, इसलिए वे चाहेंगे कि यह युद्ध जारी रहे, न कि रुके। लेकिन जाहिर है वे यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि रूस यह युद्ध हार जाए, क्योंकि इससे उनके गुट की ताकत कमजोर हो जाएगी। अब जब रूस संघर्ष कर रहा है, वे पुतिन पर दबाव डाल रहे हैं कि किसी ऐसी संधि पर बात करे जिसमें पुतिन सत्ता में बने रहें। अब चलिए सर्बियाई राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच के बारे में बात करते हैं। उन्होंने अभी अभी घोषणा की है कि वह इस्तीफा दे रहे हैं और आने वाले हफ्तों में विशेष चुनाव कराए जाएंगे। यह जानने के लिए कि यह पुतिन के लिए क्यों जरूरी है, हमें दो बातें समझनी होंगी। वुचिच क्यों जा रहे हैं और उनका रूस से रिश्ता कैसा था। चलिए पहली बात से शुरू करते हैं। अब जाहिर है वुचिच को यूक्रेन युद्ध की वजह से बाहर नहीं किया जा रहा है। सर्बिया नवंबर 2025 से सरकार विरोधी प्रदर्शनों का सामना कर रहा है। प्रदर्शन एक भ्रष्टाचार घोटाले के कारण शुरू हुए, जिसमें एक बिल्कुल नया रेलवे स्टेशन शामिल था जो बस गिर गया। स्टेशन की छत उसके बनने के कुछ महीनों बाद ही गिर गई, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। और जांच में ये सामने आया कि सरकारी ठेका, रिश्वत और आप जानते हैं कमीशन के आधार पर दिया गया था। सरकार ने जांच दबाने की कोशिश की, जिससे प्रदर्शन और तेज हुआ। इस बीच वुचिच लगातार इसका विरोध करते रहे। वो बोले, मेरा नाम इसमें नहीं है, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, जबकि प्रदर्शनकारी इस्तीफा मांग रहे थे। अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो इस्तीफा देंगे। नया राष्ट्रपति आएगा। अब उनके पुतिन से रिश्ते पर नजर रखना जरूरी है। अब वुचिच रूस समर्थक उतने नहीं थे जितने हंगरी के विक्टर ऑर्बन, जो यूरोपीय संघ की बैठकों में पुतिन का खुलकर बचाव करते थे। वो यूरोप में रूस समर्थक दूसरे सबसे अहम नेता माने जाते थे। सर्बिया का रूस से ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध रहा है, और इसके अलावा वुचिच ने इन संबंधों का सावधानी से इस्तेमाल किया ताकि देश के अंदर वोट मिल सके और जाहिर है देश के बाहर से समर्थन और आर्थिक मदद भी मिल सके। यूक्रेन के लिए ये अच्छी खबर है कि वो जा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं पता उनकी जगह कौन आएगा। जैसा कि मैंने कहा, उनके इस्तीफे में युद्ध या पुतिन का समर्थन बड़ा कारण नहीं था। ये मुमकिन है। फिर भी मुझे सर्बियाई घरेलू राजनीति की ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट्स में मुझे सही कर दे। लेकिन ये मुमकिन है कि कोई उनके जैसा ही व्यक्ति उनकी जगह ले सकता है, कम से कम विदेश नीति के मामले में, खासकर रूस से जुड़ी विदेश नीति में। कोई जो सर्बियाई राजनीति को मुझसे ज़्यादा करीब से फॉलो करता है वो नीचे कमेंट्स में इसकी पुष्टि कर सकता है। लेकिन फिर भी चलिए अब अपना ध्यान तीसरे मोर्चे पर लगाते हैं जिससे पुतिन निपट रहे हैं, और वो असल में पश्चिमी समर्थक हैं जिन्होंने पुतिन और रूस को इतना पसंद किया कि वे रूस चले गए, क्योंकि उन्हें लगा कि रूस पश्चिमी देशों से बेहतर है। अब उन्हें समझ आ रहा है कि ये पूरी तरह सच नहीं था। मैं आपको बीबीसी की अभी प्रकाशित रिपोर्ट दिखाता हूँ जो दो लोगों पर है। यहाँ एक आदमी टेक्सास से है और एक आदमी ब्रिटेन से है, अगर मैं सही हूँ, जो रूस चले गए और अब उन्हें पता चल रहा है कि उन्हें ऑनलाइन झूठ बोला गया था। पहले आदमी का नाम लियो हेयर है, वह टेक्सास से रूस चला गया, और दुर्भाग्यवश यह एक बहुत आम प्रवृत्ति है। और जब मैं कहता हूँ आम, यह दूसरे व्यक्ति है जिनके बारे में हमने इस चैनल पर कवर किया है, जहां वो टेक्सास में अपनी जिंदगी छोड़कर रूस जा रहे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या रूस के टेक्सास में पहुंच बाकी राज्यों की तुलना में बेहतर है, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत सारे टेक्सास के लोग, और जब मैं कहता हूँ बहुत सारे, तो मुझे लगता है कि बाकी किसी भी राज्य से ज्यादा। ये ऐसा नहीं है कि सैकड़ों लोग हैं, फिर भी संख्या बस दर्जनों में ही है। लेकिन टेक्सास से रूस जाने वालों की तादाद ठीक ठाक है। लियो कट्टर ईसाई अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ ऐसे देश की तलाश में आए जहां पारंपरिक ईसाई मूल्य रोजमर्रा की जिंदगी को आकार देते हैं। जब उन्होंने सुना कि रूस पश्चिमी मूल्यों की रक्षा कर रहा है तो उन्होंने रूस चुना, लेकिन वहां पहुंचते ही हालात खराब हो गए। उन्हें $60,000 से भी ज्यादा की ठगी का शिकार होना पड़ा। दरअसल $60,000 से भी ज्यादा, और वो भी उस व्यक्ति द्वारा जिस पर उन्होंने अपनी नई कम्युनिटी में भरोसा किया था। यह उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इससे वे बेघर हो गए और इसके बाद हालात और भी खराब होते चले गए। उनके बड़े बच्चे रूसी जीवन शैली पसंद नहीं करते थे और अब अमेरिका लौट गए हैं।
उनकी पत्नी भी अब साथ नहीं रहती। अब वे अकेले हैं, एक ऐसे देश में फंसे हैं जहां उनका मोहभंग हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि लियो ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया था। इसमें उनके सीधे उद्धरण हैं और वे कहते हैं कि उन्हें आम रूसी लोगों से कोई समस्या नहीं है। असल में वे कहते हैं कि लोग बहुत प्यारे और दोस्ताना हैं, लेकिन समस्या सिस्टम से है। वे बताते हैं कि रूसी अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है। दूसरी समस्या है रूस में सूचना पर पाबंदी, जिससे उन्हें जूझना पड़ता है। यह उनका सीधा उद्धरण है जिसे मैं पढ़ रहा हूं। वे कहते हैं रूस में वे मानवाधिकार मूल्य नहीं है जो अमेरिका में है। वो मानते हैं कि उन्हें वे स्वतंत्रताएं याद आती हैं जिन्होंने अमेरिकी स्वभाव गढ़ा। दूसरा व्यक्ति यूके से रूस पारंपरिक रिश्ते की उम्मीद में गया। वे कहते हैं रूस वैसा यूटोपिया नहीं है जैसा सोशल मीडिया पर दिखता है। वह बताते हैं कि रूस में एकल अभिभावक परिवार बहुत है और तलाक की दरें वैसी नहीं है जैसी पश्चिमी इन्फ्लुएंसर ने रूस जाने से पहले बताई थी। फिर वह खुले तौर पर अमेरिकी और ब्रिटिश इन्फ्लुएंसर्स की आलोचना करते हैं जो अपने दर्शकों को रूस की एक साफ सुथरी छवि दिखाते रहते हैं। वह कहते हैं कि कई लोग प्रचार के चलते रूस जाते हैं, लेकिन बाद में समझते हैं कि यह केवल प्रचार था। अब यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम इस चैनल पर रूस की काफ़ी आलोचना करते हैं, लेकिन एक चीज़ जिसमें वे बहुत बहुत अच्छे हैं वह है प्रचार। वे इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन से भी बेहतर हो सकते हैं। वे इसमें बाकी सबको मिलाकर उनसे भी बेहतर हो सकते हैं। और यही एक वजह है कि हम इस चैनल पर जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, रूसी प्रचार के खिलाफ लड़ना और उन झूठों के खिलाफ लड़ना जो वे फैला रहे हैं। मेरे पास पूर्व नेवी सील चक फार हैं जिन्हें सैन्य मामलों की मुझसे ज्यादा जानकारी है और वह बिल्कुल विस्तार से बताते हैं कि रूसी सेना के बारे में जो कहानी वे सुनाते हैं वह असल में उनके मोर्चे पर किए जा रहे व्यवहार से मेल नहीं खाती। हमारे सदस्यों के लिए खास सेगमेंट से चक फार युद्ध क्षेत्र की फुटेज का विश्लेषण करते हैं, जिसे हम युद्ध क्षेत्र विश्लेषण कहते हैं। देखिए। हाँ, तो यहाँ हमारे पास मुझे लगता है कि ये एक अकेले लेपर्ड टैंक की फिल्म है जो रूसी बख्तरबंद वाहनों की 2 कॉलम से मुकाबला कर रहा है। ये आदमी क्लिप की शुरुआत में बहुत समझदारी भरा कुछ करने वाला है। वो यहाँ पहले 3 लक्ष्यों में से चुन सकता है। वो तब तक इंतजार करेगा जब तक एक लक्ष्य निकलने का एकमात्र रास्ता बंद नहीं कर देता, फिर वो उसे उड़ा देता है। वहीं उसने पास आने वाली दूसरी सड़क को ब्लॉक कर दिया है, तो उसने बाकी सभी वाहनों को मजबूर कर दिया है कि अब वे सीधे उसी की ओर आएं। वहां एक चूक हुई थी, लेकिन दूसरी बार उसने गलती नहीं की। तो अब यह आदमी मुड़ रहा है और अपनी बख्तरबंद गाड़ी को साइड में कर रहा है। उसकी सबसे अच्छी सुरक्षा सामने से है। अब उसने अपनी कमजोर साइड दुश्मन की ओर की और लेपर्ड ने उसे उड़ा दिया। तो देखो मैंने क्या कहा था कि इन लोगों को एक रास्ते में डाल दिया गया है। अब उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, उनके पास घूमने की कोई जगह नहीं है। हमने पहले भी इस पर बात की है। इसे क्रॉसिंग द टी कहते हैं। अक्षर टी में ये लोग वर्टिकल बार हैं, हॉरिजॉन्टल बार पर लेपर्ड टैंक है। तो उसे बस इतना करना है, उसे अपनी बंदूक ज्यादा दूर तक भी नहीं ले जानी पड़ती, सिर्फ ऊंचाई बदलनी है। वो पहला टैंक उड़ाएगा, उसने तीसरा, चौथा और 5वां टैंक उड़ाया। जैसे ही लोग भागेंगे वो उन्हें पीछे से गोली मार देगा। ठीक है, वहां प्रोपेलेंट जल रहा है, क्या तुम देख रहे हो? वो लपटें हैच से बाहर आ रही हैं। हाँ। वो प्रोपेलेंट तरहेट में जल रहा है। वो रहा हमारा लेपर्ड। ठीक है, वो आगे बढ़कर फायर कर पोजीशन बदल रहा है। देखो, वो लगातार अपनी जगह बदल रहा है। अब वो इन लोगों पर समानांतर सड़क से हमला कर रहा है। हाँ, ये देखो, ये टैंक का बहुत शानदार इस्तेमाल है। देखो, आप नहीं चाहेंगे कि एक अकेले टैंक को आते हुए दुश्मन के काफिले से लड़ना पड़े, सही है? इसके लिए हुनर, ट्रेनिंग और काफी हिम्मत चाहिए, सही है? और वहां उसकी मदद करने के लिए कोई और नहीं है। वो है, देखो ये कमाल है। ये उस हथियार को संभालने का जबरदस्त तरीका है। उसकी टीम और ड्रोन के साथ बेहतरीन तालमेल है। अगर आप ऐसे कंटेंट और दूसरी सीरीज में रुचि रखते हैं
जो हम सिर्फ मेंबर्स के लिए बना रहे हैं, तो आप अभी नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके मेंबर बन सकते हैं। ये पहला लिंक है।